नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एड्यूफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं भारतीय केंद्रीय मंत्री परिषद के विषय में। इसके पहले की क्लास में हमने उपराष्ट्रपति जी के विषय तक अध्ययन कर लिया था, यानी उपराष्ट्रपति जी के विषय में अध्ययन कर लिया था। उसके पहले में जो भारत के संघ एवं राज्य, क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के विषय में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज की क्लास में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विषय में अध्ययन करेंगे। तो अगर आप में से किसी विद्यार्थी ने वो कक्षाएं नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ आपको सभी कक्षाएं क्रमवार रूप से विस्तार रूप में पढ़ाई गई हैं। आप वहाँ से उनका अध्ययन कर सकते हैं। आज की क्लास में बात करेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की, और साथ ही साथ आज की क्लास में हम भारत के प्रधानमंत्री के विषय में भी अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें कि भारत केंद्रीय मंत्रिपरिषद का वर्णन कहाँ है, तो ये जो भारत के संविधान के भाग 5 में इसका वर्णन किया गया है। भारत के संविधान में संसदीय सरकार की व्यवस्था जो की गई है वो ब्रिटिश मॉडल के आधार पर की गई है। भारतीय राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद ही होती है, जिसका नेतृत्व कौन करता है, तो इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री जी करते हैं। अब अनुच्छेद 74 में ये वर्णन किया गया है कि मंत्रिपरिषद को यहाँ पर आ जाएगा राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इसका वर्णन कहाँ किया गया है, तो अनुच्छेद 74 यानी आर्टिकल 74 में कहा गया है। दोस्तों, अगर आर्टिकल 75 यानी अनुच्छेद 75 की हम बात करें तो यहाँ पर कहा गया है मंत्रियों की नियुक्तियों के विषय में बात की गई है, उनके कार्यकाल के विषय में बात की गई है, उत्तरदायित्व उनके क्या होंगे, उनकी अहर्ताएं क्या होंगी यानी योग्यताएं क्या होंगी, शपथ एवं वेतन भत्तों की बात की गई है। कहाँ पर, अनुच्छेद 75 यानी आर्टिकल 75 में। आगे चलते हैं और भारत के प्रधानमंत्री जी के विषय में देखते हैं। दोस्तों, संसदीय शासन की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के पास होती है, यानी एक ऐसी मंत्रिपरिषद होती है जिसका अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, उसी के पास वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति होती है। प्रधानमंत्री के चयन तथा नियुक्तियों के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 75 में वर्णन किया गया है। इसके बाद में प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य जो किसी भी सदन का सदस्य हो वहां पर बोल सकता है, मतदान कर सकता है, किंतु जिस सदन का वह सदस्य है यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको बता दूं कि वहां पर बोल सकता है, ठीक है, उस सदन में बोल सकता है, बैठ सकता है, वहां पे जो चर्चा चल रही है उसमें वो भाग ले सकता है। लेकिन अगर वो चर्चा ऐसे हो जाए कि वो फंस जाए कि अब इस वाली चर्चा पे या इस वाली मुद्दे पर इस बहस का कोई परिणाम नहीं निकल रहा है, तो उसको मतदान द्वारा उसका हल निकाला जाए, तो वहां पर वो सदस्य मतदान नहीं कर सकता है। जैसे कि अभी जो हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो लोकसभा के सदस्य हैं, ठीक है, लोकसभा से वो प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो मान लो वो राज्यसभा जाते हैं, तो राज्यसभा में अगर किसी भी मुद्दे पर बहस चल रही है तो उस बहस में वो भाग ले सकते हैं, उस बहस में वो हिस्सा ले सकते हैं, राज्यसभा में बैठ सकते हैं, उस बहस में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन अगर वो उस बहस से कोई निर्णय नहीं निकलता है और अंततः परिणाम ये होता है कि नहीं, इस पर मतदान करवाया जाएगा, तो उस मतदान में प्रधानमंत्री जी वहां पर भाग नहीं ले सकते हैं। जैसे कि इसके पहले राज्यसभा से सांसद थे कौन, मनमोहन सिंह जी, वो भारत के प्रधानमंत्री थे, तो वो लोकसभा में बैठते थे, सब कुछ बैठते थे, भाषण देते थे, लेकिन अगर लोकसभा में किसी विषय पर मतदान करवाया जाता था तो वहां वो मतदान नहीं कर सकते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। इसके बाद में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान या अध्यक्ष भी भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो याद रखिएगा, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान और राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। उप प्रधानमंत्री का जो पद है
इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। राजनीतिक बाध्यताओं के कारण संविधान के प्रावधानों से हटकर इस पद का सृजन किया गया था, जो पूर्णतः गैर संवैधानिक पद है। ये आप याद रखिएगा कि जो उप प्रधानमंत्री जी का पद है वो पूर्णतः गैर संवैधानिक है। दोस्तों, अब हम बात कर ले अगर अनुच्छेद 74 के सब आर्टिकल 1 की, यानी आर्टिकल 74 के सब आर्टिकल 1 की, तो यहाँ पर कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। ठीक है। इसके बाद में आर्टिकल 74 के सब आर्टिकल 2 में ये बात कही गई है कि इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। किस प्रश्न की? कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी है और यदि दी भी है तो क्या सलाह दी है। यानी इस मुद्दे को कभी भी न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है कि किस मंत्री ने राष्ट्रपति जी को क्या सलाह दी है। इसकी वर्णन कहाँ किया गया है? तो इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 74 के सब आर्टिकल 2 में। दोस्तों, अगर 75 की बात करें, यानी 75 का मतलब है कि अगर अनुच्छेद 75 के सब आर्टिकल 1 की हम बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी की सलाह पर करेंगे। ये बात आपकी अनुच्छेद 75 के सब आर्टिकल 1 में कही गई है। आगे दोस्तों, अगर हम अनुच्छेद 75 के सब आर्टिकल 1 के का की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी। याद रखिएगा। ठीक है। तो आप सभी आर्टिकल्स को ध्यान से पढ़िएगा, इनको 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। वीडियो में ही 1-2 बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, आपको सारी बातें याद हो जाएंगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आगे चलते हैं, देखते हैं अनुच्छेद 78 यानी 78 क्या कहता है। तो ये कहता है कि प्रधानमंत्री जी के दायित्व क्या होंगे, उनकी बात कही गई है आर्टिकल 78 में। भारत में सरकार द्वारा अथवा उसके किसी मंत्रालय द्वारा किसी विषय पर विस्तृत एवं आधिकारिक विवरण श्वेत पत्र के रूप में जारी किया जाता है। याद रखिएगा। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी लोकसभा की किसी भी बैठक में भाग नहीं लिया। इसके बाद में किसने नहीं लिया? तो चौधरी चरण सिंह जी ने, क्योंकि इनका जो समय रहा वो 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा। इसके बीच में संविधान की कोई बैठक हुई नहीं, यानी संसद में कोई कार्य चला नहीं, तो इसलिए इन्होंने कोई बैठक में हिस्सा नहीं लिया। याद रखिएगा। इसके बाद में मोरारजी देसाई की अगर हम बात करें तो और चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा, नरेंद्र मोदी अपने राज्यों के मुख्यमंत्री बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने हैं। यानी ये सभी महान भाव अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों, ये है कुछ प्रधानमंत्रियों जी की सूची जिन्हें आप देख सकते हैं। जैसे कि पहले प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्हें चाचा नेहरू भी कहते हैं। इनका जो कार्यकाल रहा है, मैं थोड़ा इसको जूम कर देती हूँ ताकि आपको दिख जाए। दोस्तों, इनका जो कार्यकाल रहा है वो रहा है कब? तो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक। इसके बाद में गुलजारी लाल नंदा जी हैं, जिनका कार्यकाल 27 मई, यानी जब जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो गया, उसके बाद में गुलजारी लाल नंदा जी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। तो इनको 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। इसके बाद में दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी को 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक प्रधानमंत्री बनाया गया। ये आप याद रख लीजिए, क्योंकि कभी कभी ये मिलान करने के लिए क्वेश्चन पूछ देते हैं, कभी सीक्वेंस से लगाने के लिए इन्हें दे देते हैं। जब इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, किनकी? लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो इनके निधन के बाद में गुलजारी लाल नंदा जी को फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया, जो कि 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे। इसके बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, जो कि 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक प्रधानमंत्री रही। इसके बाद में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने,
जो कि 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे। इसके बाद में चौधरी चरण सिंह जी, जो कि 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहे। ये एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो कभी संसद नहीं गए। अभी हमने आगे के पॉइंट में इस चीज़ को डिस्कस किया था। इसके बाद में इनके बाद में फिर से इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी, जो 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक हुई। 1984 में इनकी हत्या कर दी गई। इनके बाद में राजीव गांधी जी, जो इनके सुपुत्र थे, वो प्रधानमंत्री बने और वो 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद में बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, जो कि 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद में चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने। ये 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद में पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने थे, जो कि 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, जो कि 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद में HD देवगौड़ा साहब प्रधानमंत्री बने, जो 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद में IK गुजराल साहब जो है वो भारत के प्रधानमंत्री बने, जो 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद में पुनः अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री रहे, जो 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुए, जो कि 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। 26 मई 2014 से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो अभी तक भारत के प्रधानमंत्री हैं। याद रखिएगा, ये थी आपके भारत के प्रधानमंत्री जी की सूची। तो इससे आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी भारत के प्रधानमंत्री जी के विषय में मिलान करने के लिए या सीक्वेंस से लगाने के लिए भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, आज की क्लास आपकी कैसी लगी? यहाँ पर वही जो मैंने अभी पढ़ा है उसी की डिटेल यहाँ पर दी गई है, तो आप यहाँ पर भी उस डिटेल को पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपका बताया गया है कि जवाहरलाल नेहरू जी का कार्यकाल 1947 से 1964, गुलजारी लाल नंदा 1964, लाल बहादुर शास्त्री जी 1964 से 1966, गुलजारी लाल नंदा फिर आए 1966 में, इंदिरा गांधी जी 1966 से 1977, मोरारजी देसाई जी 1977 से 1979। इसके बाद में चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने, जो 1979 से 1980 तक प्रधानमंत्री रहे। फिर इंदिरा गांधी जी 80 से 84 तक, राजीव गांधी जी 84 से 89 तक, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्हें बीपी सिंह कहते हैं, 1989 से 90 तक, चंद्रशेखर जी 90 से 91, पीवी नरसिम्हा राव 91 से 96, अटल बिहारी वाजपेयी जी 96 में ही, मात्र 13 दिन की इनकी सरकार थी। HD देवगौड़ा साहब बने 96 से 97 तक। इसके बाद में इंद्र कुमार गुजराल 97 से 98, अटल बिहारी वाजपेयी जी 1998 से 2004, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 2004 से 2014 तक। इसके बाद में नरेंद्र मोदी जी, जो 2014 से अभी तक भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो ये थी आज की आपकी क्लास। आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।